मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मध्याटव्यधिपं दुग्ध सिंधु कन्याधवं धिया ध्यायामि साध्वहं बुद्धेः शुद्धि वृद्धि च सिद्धये गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्ना मनसस्ते मे सत्या कुर्वन्तु भारतीम्। नमः श्रीमङ्गलश्रीनिवासाय महात्मने सर्वं जानन्ति दैवज्ञाय तत्श्रुतिचक्षुषः मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतो मृत्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजता भर्तामरज्योतिषा लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतौ वाचं स ददात्वनेककिरण त्रैलोक्यदीपो रविः। और एक बार इस मंगलाचरण को आवृत्ति करता हूँ। थोड़ा सा सभी लोग ध्यान पूर्वक इसको 2-3 दिन तक सुने। उसके बाद मेरे साथ अपना म्यूट करके जितना हो सके आवृत्ति करें। 1 महीना के अभ्यंतर में निश्चित याद हो जाएगा। मध्याटव्यधिपं दुग्ध सिंधु कन्याधवं धिया ध्यायामि साध्वहं बुद्धेः शुद्धि वृद्धि च सिद्धये गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्ना मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीम्। नमः श्रीमङ्गलश्रीनिवासाय महात्मने सर्वं जानन्ति दैवज्ञा यत्तत्श्रुतिं चक्षुषः मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतो रत्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजता भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतो वाचं स ददात्वनेककिरण त्रैलोक्यदीपो रविः। चलिए, सभी को धन्यवाद है। जैसे कि कल की कक्षा में हम लोग दृक् पंचांग का कुछ पंचांग के परिचय के विषय में दृक् पंचांग के परिचय विषय में कल हम लोग जाने थे। और उसको दृक् पंचांग को सभी लोग लगभग इंस्टॉल कर लिए होंगे। और दृक् पंचांग में विशेष करके हमारा जो मुख्य है वो दैनिक पंचांग है। और दैनिक पंचांग प्रत्यह हम लोगों को प्रतिदिन एवरी डे देखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक अभ्यास बनी रहती है। दैनिक पंचांग के अनुसार हम लोग कुंडली का फलादेश में बड़ा उपयोग है। जैसे मैं मणिपुर राज्य में हूँ और मणिपुर राज्य में इम्फाल शहर में उसका सूर्योदय जो है वो 4:30 AM का है। प्रातः 4:30 सूर्योदय का समय है, सनराइज। इस सनराइज 4:30 क्यों? पुरी में, कलकत्ता में, भोपाल में, दिल्ली में सभी स्थान में सूर्योदय होता है। और ये सूर्योदय सभी स्थान का क्या है, भिन्न भिन्न है। उसका कारण क्या है, कौन क्या जानता है? सूर्योदय प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न होने के कारण क्या है? सनराइज क्यों एवरी प्लेस में
अलग अलग होता है, उसका कारण क्या है? देशांतर भेद के कारण। देशांतर, अनुज जी कहे देशांतर के कारण। और वह देशांतर किससे सृष्टि होती है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखांश, ये दोनों हेतु है प्रत्येक स्थान के सूर्योदय का भिन्न भिन्न होना। मैं अभी पूर्वोत्तर स्थान में निवास कर रहा हूं, जो इम्फाल शहर है, जो मणिपुर है, वह पूर्व पूर्व उत्तर कोण जो है वह ईशान्य कोण है, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ईशान्य दिशा। और हमारे कुंडली में एवं हमारे वास्तु में ईशान्य कोण का जो अधिपति है, वो स्वामी है, लॉर्ड है, वो कौन है? ईश्वर शिव। ईश्वर शिव। शिव जी का प्रभाव का स्थान यह है। ईश्वर का प्रमुख स्थान ईशान्य कोण होता है, और संपूर्ण भारत में जो ईशान्य दिशा व नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो ईशान्य दिशा होता है। इसी प्रकार भारत भूमि का जो क्षेत्र है उसमें भी नॉर्थ ईस्ट स्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव जी का वास रहता है। ईश्वर शिव एक काल पुरुष के स्वरूप के रूप में हम लोग जानते हैं। काल, क्योंकि काल विधायकम शास्त्रम इदम, तस्य कालस्य ज्ञानम, उस काल का ज्ञान कैसे होता है, कहां से प्रारंभ होता है? शिव भगवान से होता है। तो यह एक स्थान है, यह क्षेत्र है जो नॉर्थ ईस्ट में भी अरुणाचल, जहां पहला सूर्योदय होता है, क्योंकि उसका नाम अरुणाचल इसीलिए कहा गया है, प्रथम सूर्योदय, प्रथम सूर्योदय होने के कारण वह अरुणाचल है। देखिए यहाँ 6:08 PM में सूर्यास्त लिखा है। सनराइज सनसेट जो है कितना है? 6:08, 6:08 PM। इसका अर्थ यहाँ दिनमान अधिक है वर्तमान समय में, रात्रिमान अल्प है, दिनमान अधिक है। और ये दिनमान वृद्धि, रात्रिमान क्षय, इसका कारण दो चीज है, एक अक्षांश और दूसरा क्रांत्यंश होता है, सूर्य का क्रांति चलन। ये अक्षांश हम लोग प्रत्येक स्थान का लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड सबसे महत्वपूर्ण होता है एक स्थान का सूर्योदय एवं सूर्यास्त जानने के लिए। समझ गए बात को? उसी के अनुरूप चंद्रोदय भी है, चंद्रास्त भी है। और दो प्रमुख बिंदु को हम लोग हमेशा पंचांग में व्यवहार करते हैं, एक सूर्य की गति, दूसरा चंद्रमा की गति। और उसमें 4 प्रकार के मान, व्यवहारिक मान को हम लोग नित्य दैनंदिन जीवन में नित्य व्यवहार में लाते हैं। कौन सा मान है? 4: सौर, सावन एवं नाक्षत्र। चौथा क्या है? चांद्र। सौरमान, नक्षत्रमान, चंद्र, सावनमान एवं चांद्रमान, चारों की चारों का व्यवहार हम लोग नित्य करते हैं। ये चंद्रमान किसको कहते हैं ना? तिथि को कहा जाता है। जैसे आज का तिथि क्या है? प्रातः काल तिथि क्या था? हम लोग कल जो कक्षा प्रारंभ किए थे वो तृतीया तिथि में प्रारंभ किए थे। गुरुवार में तृतीया तिथि में श्रवणा नामधेय नक्षत्र में
विस्कम्भ योग में कक्षा का हम लोग प्रारंभ किए थे। आज का तिथि क्या है, क्या लिखा है, कौन सा तिथि है? चतुर्थी। तृतीया वर्त प्रातः काल में तृतीया तिथि 11:20 तक तृतीया तिथि 11:20 AM 11:20 AM तक तृतीया तिथि। तो तृतीया तिथि के समाप्ति के बाद वर्तमान समय में चतुर्थी तिथि चल रही है। इसी प्रकार श्रवणा नक्षत्र जो है वो 11:46 11:46 AM तक था श्रवणा। श्रवणा नक्षत्र के समाप्ति के बाद वर्तमान समय में धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र के अन्य नाम श्रविष्ठा कहा जाता है। और वह श्रविष्ठा वसु देवता, वसु अष्ट वसु 8 वसु देवता होते हैं। इस श्रविष्ठा व धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी है वो वसु है। ये चरसंज्ञक नक्षत्र है और इसका आकृति जो है वो मृदंग टाइप का है। एक जो बाजा बजाते हैं ना मृदंग, उसी मृदंग के स्वरूप जैसे इसका आकृति है। और यह नक्षत्र ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है और इसका दृष्टि जो है वो अंधाक्ष दृष्टि से युक्त है। इसमें तारा की संख्या 4 है। आप एक के बाद एक देखेंगे तो उसमें पूरा स्वरूप धनिष्ठा नक्षत्र के स्वरूप इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि कल हम लोग जाने थे, हम लोगों को पता हुआ था जो नक्षत्र परिभाषा 2 प्रकार की है। एक तो नक्षरति न चलति इति नक्षत्रम, जिसका कोई क्षरित नहीं होता है, जिसका कभी चलन नहीं होता है, उसको नक्षत्र कहा जाता है। और दूसरा परिभाषा क्या है? ताराणाम समूह नक्षत्र, ताराओं का समूह नक्षत्र है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में कितने तारा? 4 इसलिए तारा का संख्या में 4 लिखा है। और वर्तमान तिथि जो है वो चतुर्थी तिथि है। आप जानते हैं चतुर्थी तिथि का अधिपति कौन है? गणेश चतुर्थी होता है, गणेश जी। और यहाँ कौन से संज्ञक तिथि है ना? रिक्ता तिथि है। क्योंकि तिथि का भी हम लोग विभाजन किए हैं पूर्व कक्षा में। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभ मध्य सस्ता शीते शीते सस्त समागमाः स्युः शीतज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धाः। ये मूर्त चिंतामणि का श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार हम लोग तिथियों का विभाजन कल पढ़े थे और आप लोगों को तिथि के विभाजन में निश्चित रूप में शुभ तिथि अशुभ तिथि का ये जो चार्ट आप लोगों को लिख लेना चाहिए। जैसे नंदा तिथि के, नंदा तिथि कौन से? प्रतिपदा एवं षष्ठी एकादशी, भद्रा द्वितीया सप्तमी द्वादशी, जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी, रिक्ता जो है वो चतुर्थी नवमी चतुर्दशी। रिक्ता मतलब शून्य होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशुभ तिथि के रूप में जानते हैं। ये कौन से वार को शुभ होते हैं, सिद्धि योग को उत्पन्न करते हैं ना? शनिवार। शनिवार अशुभ वासर है, इसीलिए अशुभ वार को यदि अशुभ तिथि आ जाए तभी शुभ योग बन जाता है। जैसे चतुर्थी नवमी चतुर्दशी यदि शनिवार को हो तभी वो सिद्धि योग बना देता है। इस प्रकार नंदा तिथि जो प्रतिपद षष्ठी एकादशी शुक्रवार को आ जाने से सिद्धि योग बन जाता है। भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी बुधवार को हो जाने से सिद्धि योग बन जाता है। जया तिथि जो तृतीया अष्टमी त्रयोदशी वो मंगलवार को हो जाने से, यदि मंगलवार को प्राप्त हो तभी सिद्धि योग बनता है। जैसे आज का वार क्या है? शुक्रवार है ना? शुक्रवार को प्रतिपद तिथि षष्ठी तिथि एकादशी तिथि होने से सिद्धि योग बन सकता था।
लेकिन आज कौन सा तिथि है ना, तृतीया होगा प्रातः काल में, उसके बाद चतुर्थी होगी। तृतीया चतुर्थी तिथि में कोई योग, उत्तम योग नहीं बन रहा है शुक्रवार होने के कारण, तभी इसमें कोई योग नहीं हो सकता। और कल भी हम लोग पढ़े हैं, जो पूर्णा तिथि है वो पंचमी पूर्णा शुभत्व के स्वरूप है, पूर्ण होना। पंचमी, दशमी एवं पंचदशी मतलब पूर्णिमा अथवा अमावस्या को गुरुवासर हो, उसको सिद्धि योग में हम लोग जानते हैं। इस प्रकार ये जो तिथियों की संज्ञा विभाजन है, इसको सारणी से हम लोगों को निश्चित रूप में लिखना है। उसके साथ और पंचांग में हम लोगों को क्या देखना है, मैं कहा था विस्कुंभादि कितने योग होते हैं, 27 योग। हम लोग सावन, सौर, नक्षत्र, चांद्र, 4 प्रकार की व्यवहार मान में हमेशा सूर्य चंद्र के गति के द्वारा ये सारे तिथि, नक्षत्र, योग, करण का ज्ञान करते हैं, एवं सौर, श्रावण, चांद्र, नक्षत्र का भी ज्ञान करते हैं। सब सूर्य चंद्रमा के अनुसार। पंचांग कहने से जो तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करण, पंच अंग, पंच अवयव, 5 पार्ट्स पंचांग के, सभी बिंदु सूर्य गति के कारण एवं चंद्र गति के कारण घटित होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सूर्य चंद्रयोः गत्यंतरम तिथि, सूर्य चंद्रमा के गति के अंतर को तिथि कहा जाता है। आगे इसका उदाहरण भी समझेंगे। विस्कुंभ 5 बजे पीएम तक विस्कुंभ, 5 पीएम तक विस्कुंभ योग था, वर्तमान समय में प्रीति योग है। प्रीति भी शुभ योग होता है। 27 योगों में से जो विस्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा इत्यादि 27 योग है, इसमें प्रीति योग भी शुभत्व की ओर है। करण कितने हैं, 11 करण होते हैं। चर करण 7, स्थिर करण 4। वर्तमान विष्टिकरण समाप्त हो गया 11:20 में। इसके बाद भवकरण चालू हो गया है, वो 4 जुलाई तक चलेगा, 12:03 तक चलेगा, मतलब मध्य रात्रि के 12:03 तक भवकरण है। वर्तमान समय में जो करण है वो वबा है, और ये कृष्ण पक्ष है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में और 2 चरण जो होता है वो कुंभ राशि में है। वर्तमान धनिष्ठा नक्षत्र, नहीं, ये स्क्रीन ऐसे बड़ी चाहिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो नहीं रहा उसमें, वो पड़ा है। ये मेन स्पीकर है। थोड़ा सा अपना माइक भी ऑफ कर लीजिए। अच्छा, धनिष्ठा जो नक्षत्र है 2 चरण का, आप यहाँ देखिए 6:18 पीएम तक धनिष्ठा, उसके बाद 12:48 एम तक धनिष्ठा, 2 चरण मकर राशि में। मतलब वर्तमान समय में चंद्रमा मकर राशि में विद्यमान है। चंद्रमा के अनुसार राशि नक्षत्र का हम लोग ज्ञान करते हैं। चले, इसके बाद वर्षा ऋतु, वैदिक ऋतु के अनुसार वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु, और अयन के अनुसार वर्तमान दक्षिणायन चल रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य कौन से राशि में ना, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में रहने के कारण कौन सा दृक् अयन, दृक् शुद्ध अयन कौन सा होना चाहिए, दक्षिणायन उत्तरायण का ज्ञान होगा सभी को। जो पुराने छात्र हैं उनको छोड़ करके जो नए छात्र हैं, जो नए लोग जोड़े हैं, न्यू कमर्स जो है, वो लोग बताए दक्षिणायन की ज्ञान, उत्तरायण के ज्ञान हम लोग कैसे करते हैं।
दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की तरफ गति करता है उसको उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य दक्षिण की तरफ गति करता है उसको दक्षिणायन बोलते हैं। वो कौन से राशि में दक्षिणायन होता है? ये तो नहीं मालूम। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। बस, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन राशि में उत्तरायण होता है। योगांश के अनुसार हो सकता है। और दक्षिणायन कब होता है? दक्षिणायन कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। हाँ, धनु। लेकिन सूर्य जो राशि है वो कौन सी राशि में सूर्य विद्यमान है? सूर्य का राशि मिथुन राशि है ना? मिथुन राशि है। तो मिथुन साइंस राशि में होगा तो कौन सा अयन होना चाहिए? उत्तरायण होना चाहिए ना? लेकिन यहाँ लिखा क्या है? दृक् अयन दक्षिणायन। तो दक्षिणायन क्यों लिखा है? इसका कारण क्या है? दृक् मतलब दृष्टि, सायन सूर्य, दृष्टि अयन मतलब सायन सूर्य, जहां हम लोगों को दृश्यमान होता है उसको दृष्टि कहा जाता है। एक निरण, दूसरा सायन। इस विषय में, अयनांश के विषय में आगे की कक्षा में हम लोग समझेंगे, लेकिन इतना हम लोगों को दिमाग में बैठाना है, दो प्रकार की सूर्य की हम लोग गति मानते हैं, एक सायन, दूसरा निरण। वर्तमान सायन सूर्य कौन से राशि में विद्यमान है ना? कर्क राशि में। सायन सूर्य कर्क राशि में स्थित होने के कारण वर्तमान दक्षिणायन शुरू हो गया है। सायन सूर्य कर्क राशि में कब से प्रारंभ होगा, कब से प्रवेश करेगा सायन सूर्य कर्क राशि में? 21 जून 21 जून व 22 जून। 21 जून अथवा 22 जून को सायन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है, तब से जाके प्रारंभ हो जाता है दृक् अयन दक्षिणायन। परंतु निरण सूर्य जो संक्रांति से लेके संक्रांति तक, संक्रांत्यात् संक्रांतिम यावत सौरमास, उस सौर मास के अनुसार वर्तमान उत्तरायण व जो निरण के अनुसार उत्तरायण चल रहा है, लेकिन सायन के अनुसार दक्षिणायन। इसीलिए वैदिक अयन जो है वो उत्तरायण, इतना लिखा है। इस प्रकार नीचे आप देखेंगे तो आज का ब्रह्म मुहूर्त कितने समय का है आपको प्राप्त हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय, गोधूली मुहूर्त जो सायंकाल का गोधूली लग्न होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है शुभ कार्य को करने के लिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग संध्या इत्यादि करते हैं, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त केवल मणिपुर के लिए है। ये हर स्थान के लिए अक्षांश के अनुसार क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये गोधूली लग्न जो है वो केवल मणिपुर राज्य इम्फाल के लिए है। अक्षांश के अनुसार ये मुहूर्त जो होगा वो क्या होगी, परिवर्तन होगी। एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं? मुहूर्त की संख्या, मुहूर्त किसको कहा जाता है? मुहूर्त मतलब क्षण भी होता है। एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं, किसको पता है? 8 होते हैं शायद। शायद 8 होते हैं ना? 8 नहीं होते हैं। 30 कितना? 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त होते हैं। धन्यवाद। 30 मुहूर्त होते हैं। दिन में 15, रात्रि में भी 15 मुहूर्त। दिनमान को 15 से डिवाइडेड करेंगे तो दिनमान जितना होगा डिवाइडेड बाय 15 इजिकल टू दिन मुहूर्त, दिवा मुहूर्त। रात्रिमान को 15 से भाग देंगे तो रात्रि का मुहूर्त हम लोगों को प्राप्त होता है। एक मुहूर्त जो सूक्ष्म मुहूर्त है वो दिनमान को 15 से भाग देने से एवं रात्रिमान को 15 से भाग देने से ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ आप लोग शुभ समय जो लिखा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, अमृत काल, सर्वार्थ सिद्धि योग,
प्रातः संध्या संध्या, विजय मुहूर्त, सायन्न संध्या, निशित मुहूर्त, कितने बजे कौन से मुहूर्त चल रही है, उसको आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। ये ध्रुव पंचांग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों को अभ्यास करने के लिए। चलिए कल और कुछ नया चीज पंचांग के बारे में जानेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग कुंडली प्रारंभ कर लेते हैं कुंडली के फलादेश के लिए। कुंडली में 3 प्रकार की कुंडली हमारे सामने आ जाते हैं। 3 टाइप ऑफ कुंडली टोटल भारत में। उसमें किसी में लग्न स्थिर होता है, किसी में राशि स्थिर होता है। ये सबको हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। दक्षिण भारत, पूर्व भारत एवं उत्तर भारत, इस प्रकार 3 विभाजन हम लोग करते हैं। पश्चिम भारत जो है वह भी हमारे पूर्व भारत जैसे ही चलता है। जैसे कि हम लोग एमपी अथवा यूपी अथवा अपना राजस्थान, ये सब प्रदेश को देखेंगे तो राष्ट्रीय कुंडली वहां इस प्रकार की कुंडली का निर्माण किया जाता है जिसमें भाव स्थिर होते हैं। जो उड़ीसा से जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये कुंडली बना के 5 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो मणिपुर से जुड़े हैं व वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं उन लोगों को ये कुंडली प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि हर स्थान की कुंडली के जानकारी हम लोगों को होना चाहिए जब हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं। उसमें लग्न स्थिर, लग्न कितने लग्न होते हैं एक अहोरात्र में? 12 लग्न होते हैं एक अहोरात्र में। दिन और रात्रि मिलके अहोरात्र होता है और संपूर्ण अहोरात्र में लग्न कितने हैं? 12 की 12 है। आप जैसे 12 स्थान में प्लेस में प्रथम स्थान जो है लग्न, जो तनु स्थान, तनु मतलब शरीर, शरीर, रूप, लक्षण, चिन्ह, आयु, सुख, दुख, ये सबका विचार लग्न से होता है। जो तनुभाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ 12 घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर जो है वो फिक्स है, स्थिर है। यहाँ लग्न से लेके तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, ये 12 प्लेस, 12 भाव, 12 स्थान स्थिर है इस कुंडली में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ राशि परिवर्तनशील हो सकता है। जैसे कि यदि यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे तो कौन सा लग्न होगा? कोई उड़ीसा से जो जुड़ा है वो बता सकते हैं क्या? पुराने स्टूडेंट नहीं, नया स्टूडेंट। पुराने स्टूडेंट सिंह लग्न, सिंह लग्न, सिंह लग्न। प्रियदर्शिनी तो हाँ सिंह लग्न हो गया। यहाँ सिंह लग्न हुआ तो चतुर्थ भाव में कौन सा राशि होगा? वृश्चिक, वृश्चिक। वृश्चिक का संख्या हम लोग 8। यहाँ राशि के संख्या को याद किया जाता है। जहाँ 8 लिखा है वो वृश्चिक है। तो जाया स्थान में पत्नी, जाया मतलब पत्नी, पत्नी स्थान में कौन सा संख्या होगी? 10, मकर राशि, 11 होगी। क्योंकि यहाँ 5 होगा तो यहाँ 11 होगा। और चतुर्थ में, फोर्थ हाउस में 8, फर्स्ट हाउस 5, फोर्थ हाउस 8, सेवेंथ हाउस में 11 और 10th हाउस में क्या हो जाएगी? 10th हाउस में क्या होगी? वृष राशि 2 नंबर, 2 मतलब वृष राशि। सिंह, वृश्चिक, कुंभ, वृष, ये चारों की चारों स्थिर राशि है। हम लोग राशियों को भी 3 प्रकार की विभाजन पहले करते हैं। चर, स्थिर, दिश्व भाव। ये केंद्र 1 4 7 10 जो है यहाँ केंद्र है। यहाँ राष्ट्रीय कुंडली में
उनको समझने के लिए सरल हो जाता है लग्न स्थिर होने के कारण। तनु, सुहृत, सुख, ये चतुर्थ स्थान, मातृस्थान, फोर्थ हाउस जो है, यहां से हम लोग विचार करते हैं मातृ का, माता, एवं जो सेवेंथ हाउस है वो पत्नी, जाया, जो वाइफ है, वाइफ का स्थान होता है। ये स्वयं का तनुस्थान खुद का है, और ये सप्तम हाउस पत्नी का है। 10th हाउस जिसको हम लोग कर्म व आजीविका के लिए वर्क प्लेस क्या होगा उसका विचार हम लोग दशम भाव से करते हैं, कर्म विचार। इसी प्रकार लग्न जो होगा चर लग्न, संपूर्ण केंद्र में 1, 4, 7, 10 में चर राशि होंगे। लग्न स्थिर लग्न 1, 4, 7, 10 में स्थिर राशि हो जाएंगे। लग्न दिशोहाव लग्न होगा तभी 1, 4, 7, 10 में दिशोहाव होंगे। जैसे कि यदि यहाँ 1 हो गया, 1 मतलब मेष लग्न, 1 हो जाने से यहाँ क्या होगी 4, और जाया स्थान में क्या हो जाएगा 7, कर्म स्थान में क्या हो जाएगी 10, 1, 4, 7, 10। इस प्रकार यदि लग्न हो जाएगा क्या 4, इसी प्रकार यहाँ 7 और यहाँ 10 और यहाँ 1, ऐसे ही क्या होगा चेंज होगा, परिवर्तन होगा। लग्न के अनुसार तनु, धन, सहज, श्रोत, उस भाव के जो अधिपति, जो स्वामी है, वो भी परिवर्तन होते हैं। उसी के अनुसार हम लोग फलादेश करते हैं। यदि कर्क लग्न की कुंडली है, धन स्थान में कौन सा राशि आ जाएगा 5 होगा तो सिंह राशि। सहज स्थान में कौन से राशि हो जाएंगे 6 राशि, यहाँ राशि से ही हम लोग जानते हैं। और सुत स्थान में कौन से राशि आ जाएंगे सुत मतलब पुत्र, पुत्र भाव में कौन सा राशि आ जाएगा 8। रिपु स्थान में, रिपु में, रिपु मतलब शत्रु, षष्ठ भाव जिसमें 9 मतलब धनु राशि। सप्तम में 10 मतलब मकर राशि। और मृत्यु स्थान में 11 मतलब कुंभ राशि। और धर्म स्थान में 12 मतलब मीन राशि होता है। इसी प्रकार कर्म स्थान में मेष एवं आय स्थान में वृष, व्यय भाव में मिथुन राशि। इस प्रकार 12 राशि एवं 12 भावों का एक आंतरिक संबंध को हम लोग कुंडली के फलादेश के लिए यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसको केंद्र 1, 4, 7, 10 केंद्र के बाद पणफर के बाद आपोक्लिम के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या है ये कुंडली के जो विभाजन है, हम लोग क्या करेंगे केंद्र भाव क्या क्या हो गए 1, 4, 7, 10। केंद्र के बाद क्या पणफर स्थान के संज्ञा के रूप में यवनाचार्य एवं सत्याचार्य, वराहमिहिराचार्य प्रतिपादन करते हैं। केंद्र के बाद वाला स्थान जो है वो पणफर है। क्या होगा 2, 5 द्वितीय भाव, पंचम भाव, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11। उसके बाद आपोक्लिम स्थान 3, 6, 9 एवं 12। ये हो गया आपके राष्ट्रीय कुंडली। ये कौन सा कुंडली
सर्व भारतीय राष्ट्रीय कुंडली अथवा उत्तर भारत की कुंडली। इसके बाद पूर्व भारत में चलते हैं हम लोग। पूर्व भारत में क्या होता है? राशि स्थिर। राशि क्या है? स्थिर है। उस चित्र में उस कुंडली में जो विचार है इस कुंडली में भी वैसे ही विचार है। ये दोनों की दोनों सेम है, लेकिन चित्र बनाने की जो स्टाइल है, जो ड्राइंग स्टाइल है, वो डिफरेंट है। ड्राइंग स्टाइल में ये स्थान जो है वो मेष फिक्स स्थिर है। मेष राशि स्थिर है, फिक्स है। वहां भाव स्थिर हुआ था, यहाँ राशि स्थिर है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशि क्या हो जाते हैं? यहाँ फिक्स स्थिर हो जाते हैं। जैसे हम लोग कर्क लग्न का विचार करें तो यहाँ लिखेंगे क्या? लॉ लिखेंगे। यहाँ लॉ लिखेंगे, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ लॉ लिखे हैं तभी आपको समझना क्या है, ये लग्न है। कर्क यदि लग्न होगा तभी तुला राशि कौन से स्थान में होगा ना? 4। यहाँ 4 लिखेंगे तो चतुर्थ भाव। यहाँ संख्या भावों के लिए लिखा जाता है। और उत्तर भारत की कुंडली में जो संख्या व नंबर्स जो लिखा रहता है वो किस लिए? भावों, राशियों के लिए। पूर्व भारत में जो संख्या लिखा रहता है वो किस लिए? कौन से? ये 4 लिखा है, मतलब कौन क्या है? तुला राशि में भाव। 4 लिखा है, क्या होगा ये? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव की संज्ञा क्या है? सुख, केंद्र भाव, फ्रेंडशिप का सुख विचार भाव। किया जाता है। मित्र, मातृ, मदर्स का विचार किया जाता है। मदर्स स्थान चतुर्थ भाव। यहाँ चतुर्थ भाव तुला राशि का हो गया, तुला राशि का। तो लग्न होगा तो सप्तम भाव क्या हो जाएगी? जाया। जया, जया भाव, जाया भाव। सप्तम 7 लिखा है, मतलब जाया भाव। और मेष राशि में क्या हो जाएगा? 10 10 कर्म भाव, कर्म भाव। कर्म 10 लिखा है, मतलब कर्म भाव। तनु, धन, सहज, सुहृद, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। जिन लोगों को पूर्व भारत की कुंडली पता नहीं है वो निश्चित रूप में इस प्रकार के कुंडली चित्र लिख के प्रैक्टिस करें। यहाँ राशि स्थिर एवं भाव चलायमान है। कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस में? दक्षिण भारत की कुंडली में। दक्षिण भारत की कुंडली में क्या होता है? यहां भी राशि स्थिर होते हैं, लेकिन हम लोग क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा सामान्य डिफरेंट है। ये मेष होगा तो इसके बाद वृष राशि आगे कहां हो जाएगी? इसमें ये हो जाएगा वृषभ राशि का स्थान। ये वृषभ। इस प्रकार मिथुन आप कहेंगे तो आगे मिथुन। कर्क राशि सभी में 12 हाउस है, किसमें 13 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्क राशि। आप देख लीजिए, लग्न हो गया कर्क, इसमें 1 लिखा है, वह ओम करके लिखा है, वहां किसी देवता का चिन्ह लगाया गया है। दक्षिण भारत में प्रश्न शास्त्र का प्राधान्य होने के कारण वो वराटी का स्थापना करते हैं इस प्रकार की कुंडली में। आगे प्रश्न कुंडली के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इस
ध्यान पूर्वक आप लोग इसको देख लीजिए। ये कर्क लग्न हो गया, कर्क हो गया तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार चलेगी। तो कर्क होगा तो तुला कहाँ हो जाएगी? इस राशि में, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस स्थान में। तो यहाँ 4th हाउस हो जाएगी, ये हो जाएगा तुला का स्थान, तुला का स्थान, तुला राशि। तो ये 4th हाउस हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार वृश्चिक, धनु, मकर स्थान में क्या हो जाएगी? ये मकर राशि का स्थान है जो 7th हाउस है। और मेष राशि जो है वो कौन सा स्थान हो जाएगा? 10th हाउस। 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 केंद्र चर राशि, कोई भी लग्न चर लग्न हो, ये चारों की चारों चर लग्न। सोच लीजिए मेरे कुंडली में सभी ग्रह चर राशि में बैठे हैं, तो मेरा जीवन क्या होगा? परिवर्तनशील होगा, हमेशा चेंज, कर्म क्षेत्र में भी चेंज, बुद्धि में भी चेंज, कार्य करने में भी चेंज। हमेशा मैं क्या करूंगा? एक कार्य में, एक कर्म में स्थिर नहीं रहूंगा, कर्म में परिवर्तन होता है। और चर राशि में समस्त ग्रह रहने से कौन से योग होता है, किसको पता है? अनुज जी को पता होगा। एक नाभस योगाध्याय बृहद जातक में रज्जु, रज्जु, रज्जु योग। वाह, बढ़िया। रज्जु, रज्जु मतलब धागा जैसा, हम लोग रस्सी कहते हैं ना, रज्जु उसको कहा जाता है। रज्जु योग होता है सभी ग्रह यदि चर राशि में, सभी ग्रह यदि स्थिर राशि में हो जाए वो मुसल योग उत्पन्न होता है। और सभी ग्रह यदि दिश्वभाव में होते हैं तभी कौन सा योग? रज्जु, रज्जु के बाद अनुज जी रज्जु मुसल, रज्जु तीसरा मुसल, याद नहीं आ रहा गुरुजी अभी। रज्जु मुसल नल, 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 हाँ नल, रज्जु मुसल नल, नल योग नल, होता है। हाँ। रज्जु योग चर राशि में रहने से, स्थिर राशि में रहने से, लिख लीजिए रज्जु मुसल, मुसल नल, रज्जु चर राशि। चर राशि कौन से हैं? 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला, मकर, याद रखना है। और स्थिर राशि कौन सा योग होगा? मुसल, मुसल योग स्थिर राशि में। 2, 5, 8, 11, ये राशि का भी संख्या है, भाव का भी संख्या है, इसीलिए ये नंबर्स को राशि के लिए भी यूज करना है, भाव के लिए भी यूज करना है। यहाँ हम लोग राशि के लिए यूज कर रहे हैं। नल योग द्विस्वभाव में, दोनों स्वभाव जहां प्राप्त हो, 3, 3, 6, 9 और 12, रज्जु मुसल नल। रज्जु चर स्वभाव युक्त, मुसल स्थिर स्वभाव युक्त, नल द्विस्वभाव, दोनों स्वभाव प्राप्त हो, इस प्रकार। तो राशियों की संख्या विभाजन भी हम लोगों को याद होना चाहिए। जो हम लोग कुंडली के फलादेश करना प्रारंभ जब करते हैं उस समय में कई प्रकार की लक्षण हम लोगों को प्राप्त होता है। जैसे कोई आके मुझे पूछे, मुझे यात्रा करना है, विदेश यात्रा करना है, मैं विदेश यात्रा करने के लिए चाहता हूं, तो यात्रा संभव होगा या नहीं होगा? तो कौन सा लक्षण होना चाहिए?
वाहन खरीदना है, चर चर। जो चर चर कर्म योग होता है, चर वो चर कर्म के लिए चर राशि शुभ। स्थिर कर्म जैसे गृह निर्माण, भवन निर्माण है, गृह प्रवेश, विवाह, उपनयन इत्यादि जो शुभ कर्म है, नौकरी में ज्वाइन करना है, वो स्थिर राशि के व स्थिर लग्न में ही हम लोगों को उस प्रकार के कर्म को निर्देश करना है। इसीलिए आप लोग निश्चित रूप में चर स्थिर दिशोभाव तीनों स्वभाव राशि के जो स्वभाव है उसको याद रखेंगे। इसके साथ ये जो कुंडली हम लोग आज 3 प्रकार की कुंडली का पढ़े हैं, इसमें केंद्र पणफर आपक्लिम संज्ञा एवं तनु धन सहज श्रोह सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय 12 भाव, 12 राशि जो पूर्व भारतीय कुंडली एवं दक्षिण भारतीय कुंडली, ये सभी कुंडली को निश्चित रूप में 5-5 बार प्रैक्टिस करके आप लोग याद करेंगे। इसी के साथ मैं कक्षा को यहीं विराम दे रहा हूं और प्रश्नोत्तर का प्रसंग हम लोग चलाएंगे।